हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और मैं हरियाणा काडर का 1977 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन में कार्य किया है और मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तथा फाइनेंशियल कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुआ। मैं इसके अतिरिक्त नेशनल ट्रेनर हूँ और फैसिलिटेटर हूँ एथिक्स के ऊपर। मैं यूपीएससी के ऊपर भी बोर्ड मेंबर रह चुका हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक केस स्टडी का। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस 4 पेपर के अंदर एक तो थियरी पार्ट होता है और दूसरा जो होता है केस स्टडीज़ का होता है। तो केस स्टडी जो है वो हमारे सामने जो है तरह तरह के एथिकल चैलेंजेस और डायलेमास जो है वो प्रस्तुत करती है। तो इसी प्रकार के एक डायलेमा के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में एक पब्लिक सर्वेंट को क्या स्टेप्स लेने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम केस स्टडी को शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो मेरे और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर है। इनमें से कोई भी अगर आप केस स्टडी पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पूरा जो है मटेरियल जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है। अनअकैडमी के द्वारा ये यूट्यूब पर डाले गए। तो केस के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है उसकी समरी। तो समरी ये है कि उड़ीसा में एक ग्रामीण इलाका है और आपकी वहाँ पर पोस्टिंग जो है कलेक्टर के रूप में होती है और उस ज़िले में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा जो है वो उपलब्ध नहीं है और वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वो भी जो है अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो इंटरनेट के कनेक्शन के लिए लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जितने गांव वाले हैं उनको पहाड़ी के ऊपर जाना होता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वहाँ पर जाके बड़ी मुश्किल से मोबाइल और इंटरनेट का कनेक्शन उनको मिल पाता है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो अचानक उनको पढ़ाई के लिए कुछ तैयारी करनी है, तो वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे तो इंटरनेट का कनेक्शन है नहीं। तो पढ़ने के लिए उनको आवश्यक है कि वो इंटरनेट पर देखें, सामग्री वहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकें। तो उस दिन वेदर जो है यानी मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत होती हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। वहाँ पर लाइटनिंग यानी कि बिजली जो है गिरने की पूरी आशंका होती है। तो जब बिजली गिर जाती है वहाँ पर तो उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और बाकी भी क्रिटिकल कंडीशन में, बड़े ही गंभीर स्थितियों में उनको जो है बड़ी मुश्किल से उठाकर लाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने समरी की बात कर ली। अब दूसरा स्टेप है इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, क्योंकि स्टेक होल्डर जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव पड़ता ही। पहला आप है स्टेक होल्डर, क्योंकि आप जिला के कलेक्टर हैं, आपने एक्शन लेना है। दूसरा जो है वो बच्चे हैं जो कि पहाड़ी के ऊपर चढ़कर इंटरनेट ना मिलने के कारण वहाँ पर जाके वो इंटरनेट को तलाश कर रहे थे, उनकी कनेक्टिविटी वहाँ पर अच्छी थी। तीसरे जो स्टेक होल्डर हैं वो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं। चौथी जो है सरकार। तो ये 4 स्टेक होल्डर इस केस स्टडी के अंदर हैं। अब एथिकल इश्यूज इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, देखिए अगला स्टेप ये होगा। तो राइट टू एजुकेशन और राइट टू रोड इन हिली एरियाज इज ए फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ। जीवन के अधिकार के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन और राइट टू रोड इन हिली एरियाज यानी राइट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये आवश्यक है। और किसी भी स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो जो है इसकी रक्षा करे, इस राइट्स की। और साथ ही साथ स्टेट की ये भी ड्यूटी होती है कि वो लोगों का जो है, जो गरीब है उस तबका, उसकी जो है पूरी मदद करें हर तरह से। तो स्टेट ड्यूटीज़ वर्सेस लाइफ ऑफ पुअर पीपल। चौथी है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर जो है अवसंरचना की कमी
और राइट टू लाइफ। पांचवा है जवाबदेही, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उत्तरदायित्व है कि अपने नागरिकों की रक्षा करना और उनको सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना। अब इस केस स्टडी का उत्तर अगर हमें ढूंढना है तो सबसे पहले हमको जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको देखना पड़ेगा। तो पहला इशू तो जो इसके अंदर है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेज। जैसे रोड जो है वो अच्छी उपलब्ध नहीं है, लोगों को बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है। दूसरा जो है चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल्स वहाँ उपलब्ध नहीं है। तीसरा है मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है, कनेक्शन नहीं मिलता है, जिस कारण से बच्चों को पहाड़ी के ऊपर जाना होता है। तो देखिए ये 3 इश्यूज इसके अंदर आ गए। अब हमें क्या-क्या उस पर एक्शन लेना है? एक्शन किसने लेना है? उस व्यक्ति ने लेना है जो कलेक्टर है और स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहला जो शॉर्ट टर्म मेजर होगा, जो हमें तुरंत फैसला लेना है, जिस पर तुरंत कार्य करना है, कार्यान्वयन करना है, वो है उन बच्चों को जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको जो है चिकित्सा उपलब्ध कराना। दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड से जिस बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसको जो है कंपनसेशन या मुआवजा देना उसके परिवार वालों को। और तीसरा ये है कि दूर संचार प्राधिकरण को तुरंत कांटेक्ट करना और उनसे कहना कि जल्दी से जल्दी कोई एडहॉक बेसिस पर आप यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर सुधार लाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बाद में भी तो हो सकती हैं। मौसम जो है ख़राब होने की आशंका बाद में भी तो हो सकती है। तो पुनः जो है इस प्रकार की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। और चौथा है कि जो भी अधिकारी हैं और जो राजनीतिक लोग हैं, उनसे कहना कि यहाँ पर जितनी भी अवसंरचनात्मक सुविधाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराएं, जैसे रोड या दूसरी रचनाएं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, पानी, सड़क, जितनी भी चीज़ें हैं वो उस इलाके में, क्योंकि वो आपको बताया मैंने पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर इनका उपलब्ध कराना जो है वो भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी तो स्टेप्स लेने होंगे जो लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में जो स्टेप्स लेने होंगे उसमें सबसे पहला ये है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक जब होती है, जब बिजली गिरती है, उस हालत में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, क्या क्या काम करने होते हैं, उन सब का पालना करना। तो कलेक्टर की जिम्मेदारी ये भी है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एक तो कांटेक्ट करें और साथ ही साथ उनके सभी गाइडलाइंस और दिशा निर्देश का पालन करें। इसके अतिरिक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ताकि पहले ही पता चल जाए अगर वेदर ख़राब होने की आशंका है, ताकि लोगों को हम समय पर ही कम्युनिकेट कर सकें। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उस ज़िले में स्थापित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समय पर अगर पता चल जाएगा तो वो ऐसी स्थिति में उनकी जान के ऊपर कोई नहीं आएगी और ऐसी केसेस में वो शायद पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना भी आवश्यक है। और तीसरा जो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए स्टेट अथॉरिटीज़ को कंसल्ट करना है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा सके, सुधार लाया जा सके। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कम से कम होगी। और ज़िला कलेक्टर होने के नाते सभी आपकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि आप जिलाधीश हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर किसी की भी जान माल की हानि होती है तो जाहिर है उसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि आप कलेक्टर हैं इसके लिए। साथ ही मोबाइल अस्पतालों को भी चेक करना और स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जब तक बड़ा अस्पताल जो है वहाँ पर नहीं बनाया जाता है तब तक मोबाइल अस्पताल वहाँ पर स्थापित किए जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो समय लगेगा पर मोबाइल अस्पताल तुरंत वहाँ पर जो है स्थापित हो सकते हैं, ताकि लोगों की सेवा शुश्रूषा की जा सके, जहाँ पर डॉक्टर्स और जितनी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं। साथ ही ये भी कोशिश करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अगर कुछ फंड्स मिल सकते हो, धनराशि मिल सकती हो,
तो उसका इस्तेमाल करके सड़क या दूसरी आवश्यक चीज़ें जो हैं बनवाई जा सकें। इसके अलावा जो लोकल एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्कूल हैं, उनके माध्यम से जागरूकता फैलाना भी उचित होगा, क्योंकि इस प्रकार की लाइटनिंग स्ट्राइक तो समय समय पर होती रहती है। तो उनको उनके माध्यम से हमें सारी जनता के बीच में हमें बताना होगा कि आप लाइटनिंग स्ट्राइक पर कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए कैसी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, कौन से डूज़ हैं, कौन से डोंट्स हैं ऐसे इवेंट होने में, ताकि भविष्य में लोग जागरूक हो जाएं कि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है तो उसमें उनको क्या-क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये इस केस का जो है हम लोगों ने जो है समाधान निकाला। आपने देखा कि केस स्टडी को समाधान निकालने के लिए कई स्टेप से गुज़रना होता है, और अगर आप उन स्टेप्स के माध्यम से गुज़रेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, जो उसका समाधान आएगा, वो बहुत अच्छा आएगा। और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप हमेशा जो है, एक तो GS4 पेपर में आपको अधिक अंक मिलने की पूरी संभावना है। तो कोशिश करिए कि और भी केस स्टडी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, उनको भी आप देखें, और ये देखें कि जब भी आपके सामने कोई केस स्टडी आए, उसको समाधान करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलें, बजाय इसके कि बिना किसी एड हॉक तरीके से चलने के स्टेप बाय स्टेप करने का एक अपना जो है, उससे अच्छा परिणाम निकलने की पूरी आशा है। तो जब केस स्टडी अगर ठीक तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, समाधान निकाल लेंगे, तो ज़ाहिर है उस पर अंक भी ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। और एक बात जो बहुत अच्छी होगी, जब आप सिविल सर्वेंट के रूप में निकल कर आएँगे, तो इस प्रकार के मुद्दे तो आपके सामने रोज़मर्रा आएँगे। जीवन में आपके 35 साल के दौरान जब आप सिविल सर्वेंट होंगे, तो आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रश्न, ऐसी केस स्टडीज़ अक्सर आया करेंगी। तो अगर आप पहले से ही इसको तैयार रहेंगे कि केस स्टडी अगर जैसे आती है, जब वास्तव में ऐसा केस आपके सामने आएगा, तो आपको उनका जो है समाधान उसी प्रकार से निकाल पाएँगे, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके करियर के लिए भी, और आपको इससे बहुत ज़्यादा संतोष भी मिलेगा। तो मैं कृष्ण मोहन आपसे पुनः विदा लेता हूँ। बहुत शीघ्र ही आपके सामने एक और केस स्टडी लेकर उपस्थित होऊँगा। धन्यवाद।